अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। हुकूमत बजट पेश करने के बाद से तनकीद की जद में है और हुकूमत पर सबसे ज्यादा की जाने वाली तनकीद तनख्वाहदार तबके, पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन जो बजट से पहले हुकूमत की जानिब से तनख्वाह में 25% तक के इजाफे को बेहतरीन सरप्राइज करार दे रहे थे। टैक्सेस में इस इजाफे के बाद ये सोच रहे हैं कि तनख्वाह में सारा इजाफा तो टैक्स में इजाफे से तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है। सरकारी मुलाजमीन इजाफे के बाद भी नाखुश नज़र आ रहे हैं और ना सिर्फ सरकारी मुलाजमीन बल्कि तनख्वाहदार तबका और जो प्राइवेट मुलाजमीन है वो भी शदीद नाराज़ हैं। हुकूमत ने जहां तनख्वाह में इजाफा किया वहीं तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ डाल दिया है। लेकिन जो असल में इजाफा किया गया है, जिनका इजाफा किया जाना चाहिए था वो ना होने के बराबर है। निजी इदारों में काम करने वाले अफराद भी टैक्सों में इस मुजव्वज़ा इजाफे के बायस खासे परेशान हैं, जो उनकी तनख्वाहों को मजीद स्क्वीज कर देगा, कम कर देगा। हुकूमत इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी तनकीद का उसे सामना है। बहुत से लोगों ने अपनी माहाना तनख्वाह का जो स्लैब है वो सोशल मीडिया पर शेयर जो है वो करना शुरू कर दिए और सवाल उठाया जा रहा है कि हुकूमत सिर्फ तनख्वाहदार तबके को ही क्यों निशाना बनाती है। और हर हुकूमत की यही बात होती है। लोग हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने की भी धमकियां दे रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना ने एक्स पर लिखा कि तनख्वाहदार तबके को हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। अब सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हैं, अपनी तनख्वाह कैश में ली जाए या पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए। रवा माली साल की तरह आइंदा माली साल के बजट में भी कुल टैक्स स्लैब्स जो हैं वो यानी ग्रुप्स जो हैं वो 6 ही हैं, लेकिन 4 स्लैब्स और उनके रेट्स में तब्दीली कर दी गई है। नए मुजव्वज़ा स्लैब्स के मुताबिक पहले स्लैब में ऐसे अफराद शामिल हैं जिनकी तनख्वाह 6 लाख रुपए सालाना है और इन पर कोई इनकम टैक्स आयद नहीं होता। दूसरा स्लैब ऐसे अफराद का है जिनकी सालाना आमदन जो है वो 6 लाख से ज़्यादा मगर 12 लाख से कम है। ऐसे अफराद को 6 लाख से ज़्यादा आमदन पर 5% टैक्स अदा करना होगा। ये रवा माली साल में 2.5% था, यानी अगर आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है तो आपका भी टैक्स बढ़ चुका है। तीसरे स्लैब की बात करें, सालाना 12 लाख से 22 लाख की अगर आपकी आमदनी है उसके लिए 30,000 फिक्स टैक्स होगा, जबकि इसके अलावा 12 लाख से ज़्यादा जो आपकी तनख्वाह होगी उस पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। ये रवा माली साल में 15,000 फिक्स था और 12 लाख से ज़्यादा आमदन पर सिर्फ 12.5% था। चौथा स्लैब उन अफराद के लिए है जिनकी सालाना तनख्वाह 22 लाख से ज़्यादा और 32 लाख तक है। इन्हें सालाना 1,80,000 फिक्स और 22 लाख से ज़्यादा आमदन पर 25% के हिसाब से टैक्स देना होगा। ये रवा माली साल में 1,65,000 फिक्स था और 24 लाख से ज़्यादा आमदन पर 22.5% था। 5वें स्लैब की बात की जाए, 32 लाख से 41 लाख की सालाना तनख्वाह जिन आमदन वाले अफराद हैं जिन्हें 4,30,000 फिक्स टैक्स और 32 लाख से ज़्यादा आमदन पर 30% टैक्स अदा करना होता था। ये पहले 4,35,000 फिक्स टैक्स और 36 लाख से ज़्यादा आमदन पर 27.5% था। छठे स्लैब की बात की जाए, 41 लाख से ज़्यादा आमदनी वाले तनख्वाहदार तबके पर 7 लाख फिक्स इनकम टैक्स और 41 लाख से ज़्यादा आमदनी पर 35% टैक्स लागू होगा। पहले यही टैक्स 10,95,000 फिक्स था और 60 लाख से ज़्यादा आमदन पर 35% था। तनख्वाहदार तबका इस हद तक परेशान है कि हर शख्स अपनी तनख्वाह से टैक्स का हिसाब करता नजर आ रहा है, लेकिन हुकूमत उसका दिफा करती नजर आ रही है। हुकूमती दावा यह है कि तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए का टैक्स बोझ डाला गया है, जबकि गैर तनख्वाहदार तबके पर 150 अरब रुपए का टैक्सों का बोझ होगा। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस बात करते हुए उन्होंने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों में एतराज़ को उन्होंने मुस्तरद किया और ये कहा कि ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का नफाज होगा, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का नफाज, डोंट थिंक इसमें किसी को इसमें कोई मुजायका होना चाहिए कि प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स जो है उसको हम जो ज्यादा अहले सरवत लोग हैं उनके ऊपर ये आयद किया जाए। अमीर तरीन लोग जो थे तनख्वाहदार जो यहाँ से पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे थे क्योंकि टैक्सेशन इतनी ज्यादा हो गई थी, उनका रेट 35% के ऊपर ही रखा गया है ताकि कम से कम टैलेंट की ब्लीडिंग को हम रोक लें। दूसरी साइड के ऊपर 50,000 की एग्जेम्पशन मौजूद है
जो शख्स स्लैब के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट के ऊपर जाता है, 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेता है, मिडिल क्लास से तल्लुक रखता है, उसका जो बोझ है महीने का 1000 या 1200 या 1500 रुपए बढ़ा है। एक तरफ तनख्वाहदार तबका तनख्वाह से कटौती पर ज्यादा कटौती पर परेशान है, तो दूसरी जानिब आइंदा माली साल में महंगाई से उसकी मुश्किलात में इजाफा होता नजर आ रहा है। बजट में पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़ है। फाइनेंस बिल में मिट्टी के तेल पर पीडीएल 50 रुपए फी लीटर बरकरार, जबकि लाइट डीजल पर पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो 50 से बढ़ाकर 75 रुपए करने की तजवीज़ शामिल है, जिसके बाद आइंदा माली साल के दौरान पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। हुकूमत ने जीएसटी की शरह तो ना बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन बजट में 7000 अशिया पर जीएसटी की छूट खत्म करने और इसी तरह इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी में छूट और रियायत भी खत्म करने की तजवीज़ है, जिससे अवाम मुतासिर होगी। इन्फ्लेशन मजीद जो है वो अभी तक तो कम होते हमने देखा गुज़श्ता कई माह में, लेकिन अब हम उसे बढ़ता भी देख सकते हैं। वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉन न्यूज़ से वाबस्ता साफ़ी सनाउल्लाह ने वज़ीर ख़जाना की तवज्जो हुकूमती खत और मोबाइल सिम्स की बंदिश की जानिब दिलाई, तो उनका क्या कहना था सुनिए। उज़ैर, पहला सवाल आपसे ही मैं करूंगा कि क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान में जो भी जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट आती है, सबसे आसान काम उनके लिए ये होता है कि जो 2.5 लाख तकरीबन 2.5 मिलियन जो तनख्वाहदार तबका है उन्हीं पर जाके टैक्स लगा दें, जो कि छोटी छोटी तनख्वाहें होती हैं। ऑलरेडी वो इतना स्क्वीज हो चुका है ये तबका, लेकिन इस हुकूमत ने भी यही कर दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत बिल्कुल यही किया। और क्योंकि आसान काम है आपने पैसे रेस करना, जो कंप्लायंट है या कॉरपोरेशंस हैं या सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं वो कहीं जा नहीं सकते, वो टैक्स नेट में जकड़े हुए हैं, तो आसान होता है कि उनके ऊपर जो है वो रद्दोबदल करके, जैसे आपने कहा 75 बिलियन रुपीस का एडिशनल बर्डन डाला गया। और अगर हम बजट देखें तो बजट में इनकम टैक्स का जो टारगेट है क्यूमुलेटिव बढ़ाने का, वो तकरीबन 50% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले में। तो रियल टर्म्स में हम कह सकते हैं तकरीबन 30% या 35% उन्होंने इनकम टैक्स बढ़ाना है। अब ये किस तरह बढ़ाया जाएगा, इसका फ्रेमवर्क क्या होगा, ये जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ही बता सकते हैं। लेकिन मैं जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और सवालात की जो क्लिप्स चलाई उस पर फिर एक सवाल ही रखता हूँ कि अगर हुकूमत पाकिस्तान और शहबाज शरीफ साहब का काबीना जो है वो समझता है कि तनख्वाहदार तबके से या किसी और से इनकम टैक्स 50% इकट्ठा ज़्यादा किया जाएगा, तो पहले उन्होंने पहल करनी चाहिए। हुकूमत कहे कि भाई हमारे जो काबीना के मेंबर्स हैं उनके टैक्स गोशवारे पिछले साल के इतने थे, अब अगले साल हम 50% खुद जो हैं ज़्यादा टैक्स जमा कराएंगे, तो फिर तो शहरी कहेंगे कि ठीक है आप पहले पहल करें तो हम आपके पीछे चलते हैं। लेकिन ये कह देना कि जी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में महंगाई की शरह 25% थी, तो इन रियल टर्म्स तो वो जो इनकम का स्लैब है वो तो नीचे आता जा रहा है। तो आपने स्लैब आगे बढ़ाना था, उसके बजाय उन्होंने स्लैब में रद्दोबदल करके जो है वो 75 अरब का और बर्डन डाल दिया है सैलरीड इंडिविजुअल्स पर। अच्छा, दूसरा उज़ैर, मुझे देखें एक इसी से जुड़ा सवाल जो है, अगर आप स्लैब्स को देखें तो अगर आप नज़र दौड़ाएं तो जो ज़्यादा सैलरी वाले लोग हैं वो इतने इफेक्ट नहीं हुए, मतलब जो बिल्कुल जो टॉप टियर जॉब्स और वो करते हैं। और आज वज़ीर मुमलिकत ने एक बात भी की कि जी देखें ना, उन पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा चूंकि हम नहीं चाहते कि टैलेंट हमारा ब्लीड हो। मतलब आपकी मिडिल क्लास बिल्कुल स्क्रैप हो जाए इन इकदामात से, इस मुल्क में या सिर्फ अमीर रह जाएगा या गरीब रह जाएगा, वो खैर है, लेकिन टैलेंट जो है वो ब्लीड ना हो। मतलब कोई मंतक समझ नहीं आती इन टैक्स स्लैब्स की। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, समझ नहीं आती। और वो इसलिए उन्होंने ये किया है इसेंशली के 75 अरब कहीं से पूरे करने थे, तो जो मेन कंपोनेंट है सैलरीड इंडिविजुअल्स का वो ऑब्वियसली मिडिल या अपर मिडिल क्लास का है, जो कि मिड टीयर स्लैब में आता है, तो वहाँ से पैसे इकट्ठे करने की कोशिश की गई है। और हैरानी मुझे कल रात को ये हो रही थी कि एक तरफ टीवी शो पे बैठ के वजीर ख़जाना साहब कह रहे थे कि हमने सैलरीड इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट किया है, ये उनके अल्फाज थे, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ जो वो बात कर रहे थे। और सोशल मीडिया जब मैं खोल रहा था तो जैसे आपने कहा, लोगों ने स्प्रेडशीट्स पोस्ट की थी, अपने स्लैब्स के बारे में बात कर रहे थे कि उनके ऊपर किस तरह टैक्स का बर्डन बढ़ जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आई कि क्या कम्युनिकेशन फेलियर था, क्या
एंड में कुछ चेंजेस की गई नंबर्स पूरे करने के लिए। इस बजट में काफ़ी सारी चीज़ें एम्बिशियस लगती हैं, और मेरा मानना ये है कि ये टारगेट स्लिप होंगे, और हो सकता है कि आने वाले महीनों में, क्योंकि IMF के प्रोग्राम के बाद रिव्यू का भी एक प्रोसेस होता है, तो शायद इस रिव्यू के प्रोसेस के साथ साथ एक और मिनी बजट हुकूमत पाकिस्तान को लाना पड़े, क्योंकि ये नंबर्स मुझे बड़े एम्बिशियस लग रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि जो टारगेट सेट किए गए हैं वो अचीवेबल हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, थैंक यू। ये बताइएगा कि जिस तरह उज़ैर यूनुस से भी मैंने यही सवाल किए और काफ़ी कड़ी तनकीद हो रही है, ये जो टैक्स स्लैब्स हैं जिसमें मतलब जो इस मुल्क में टैक्स अफोर्ड कर सकता है उनको तो बेशक आप उन पे 50-50% लगा दें, लेकिन ऐसा तनख्वाहदार तबका जो कि 70, 80, 90 हज़ार जिनकी सालाना मतलब माहाना तनख्वाह बनती है, वो बेचारे ऑलरेडी स्क्वीज हैं। वो घर का किराया दें, बिजली के बिल दें, अब तो उनकी तनख्वाह आते आते भी जो है वो टैक्स कट जाते हैं। क्या वजह है कि ये आसान हदफ होता है हर आने वाली हुकूमत के लिए कि जी बस इन पर टैक्स लगा दो, बस ये वैसे ही देंगे, मजबूरी है? देखिए आदिल, इसकी बैकग्राउंड ये है कि जितने भी टैक्स मेजर्स आए हैं ये ऑफ कोर्स इन कंसल्टेशन विद द IMF आए हैं। IMF का एक मिशन जो बहुत पॉपुलर अबाउट इट, व्हाट पीपल डोंट नो इज that there has been an IMF mission in December 2023 which was primarily focused on the taxation structure of Pakistan. उन्होंने एक रिपोर्ट भी दी थी, the report is not public, इसलिए मैं उस पे मतलब नहीं हमेशा बोलता, but it is this budget जो आपने प्रेजेंट किया, it is aligned with what was discussed, with what has been largely settled with the IMF. IMF की एक बहुत अरसे से ये कंडीशनैलिटी रही है कि जो PIT स्लैब्स हैं आप इनको इस तरह एडजस्ट करें। आई थिंक एक चीज कर लेनी चाहिए, ये जो 6 लाख का स्लैब है जहां पे इस वक्त आपने छूट दी हुई है जहां तक, उसको बढ़ा के 9 लाख कर देना चाहिए। इट इज इजी टू कन्विंस बिकॉज आदिल, इफ यू वर टेकिंग लेट्स से 100,000 रुपीज फ्रॉम डॉन इन 2022, टुडे द बाइंग पावर ऑफ दैट 100,000 has dropped to 61,000 because of the inflationary impact. So IMF को ये कन्विंस करें। इससे 75 अरब कलेक्ट करना मे बी थोड़ी सी कहीं, बट यू वुड हैव टू देन गिव देम कि 75 अरब कहाँ से आएंगे, कौन सी टैक्सेशन मेजर्स हैं। खाकान नजीब साहब, उज़ैर यूनुस साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। टैक्सेशन की बात हो रही है, विफाकी बजट की बात हो रही है और उज़ैर यूनुस और डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं देखिए बिल्कुल IMF के साथ ही ये सारी जो इकदामात हैं उन्होंने एडवाइस की होगा अलाइंड हैं, लेकिन एक चीज की जो समझ से बालातर है कि इन स्लैब्स में सबसे ज्यादा कमाने वालों पर सबसे कम इम्पैक्ट आया है, और जो बेसिकली तो ऐसे इकदाम, और फिर IMF तो आपको ये भी कहता है ना कि जो सेक्टर्स अनटैप्ड हैं वहां जाके टैक्स लगाएं। तो मतलब बिलियनर्स जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको तो छोड़ा हुआ है आपने, जो रिटेल सेक्टर है वहां तो आप टैक्सेशन कर नहीं सकते। तो इससे तो ऐसे लिटरली फील हो रहा है कि IMF भी यही चाहता है कि मिडिल क्लास पाकिस्तान में स्क्रैप ही हो जाए, या अमीर रह जाए या गरीब रह जाए। तो आदिल, ये सोच आपकी सही है और मैं एग्री करता हूं कि IMF से इस पे डिस्कशन करनी चाहिए। तो ये डिस्कशन वो पहले भी कर चुके हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने जनरली आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग थी कि इनकम स्लैब्स में थोड़ी सी मूव अबाउट करेंगे। मूव अबाउट ज़्यादा हो गई है, चलें अब उनसे गुफ्तगू कर लें, पर चूंकि इससे 75 अरब रुपया आ रहा है, सो यू वुड हैव टू टेल देम वेयर दैट 75 बिलियन वुड कम। एक अरब बहुत कम लोग चूंकि फंड के प्रोग्राम्स डील किए हैं पाकिस्तान में, मैंने एंकर किया वो प्रोग्राम जो हमने कंप्लीट किया 13-16 वाला, दैट्स द ओनली प्रोग्राम। हमेशा याद रखिए, इट्स वेरी वेरी हार्ड फॉर पाकिस्तान टू डू अ प्रोग्राम। पाकिस्तान प्रोग्राम से निकल जाता है, कुछ ट्रांशेस लेता है, सो स्टेइंग विद द अलाइनमेंट ऑफ व्हाट इज डिस्कस्ड। मैं इससे आपको एक और बात बताता हूं, जो ये तो चूंकि आप वेज की बात बहुत अयां हो गई है, AOPs जो SMEs हैं हमारे, जो एज AOPs इंडिपेंडेंट बिजनेसेस काम करते हैं, उनको
30% से बढ़ा के 45% टैक्स कर दिया गया है। मेरे ख्याल में तो फंड के साथ ये भी डिस्कस करना पड़ेगा कि आपने ये काम क्यों किया है। सो यस, देयर इज अ नेगोशिएशन। आई होप कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को दोबारा जाकर उनसे ये नेगोशिएट कर सकेगी, बट अगेन फिर पैसे दिखाने पड़ेंगे कि वो पैसे कहाँ से आए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कई मेजर्स अच्छे लिए हैं, एक्सपोर्ट रजीम को नॉर्मल रजीम में लाए हैं, नॉन फाइलर्स पे बढ़ाया है, प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन्स टैक्स 15% किया है, दैट्स अ गुड स्टांस टू टेक। सो गवर्नमेंट के पास कुछ रूम क्रिएट हो गया है इस डिस्कशन का। मेरा ख्याल है ये जो 1400 अरब का पीएसडीपी है, अगर इसमें 100 अरब काटने भी पड़े तो काटे जा सकते हैं। 1400 अरब का खर्च करना बहुत मुश्किल होगा, कंसिडरिंग कि इस साल 500-600 अरब खर्च होंगे, सो ट्रिपल अमाउंट तो खर्च नहीं कर पाएंगे। सो देयर इज रूम फॉर डिस्कशन। जो चीज़ और डिस्कस की जा सकती है, जनरल सब्सिडी रजीम अभी भी डिस्कस नहीं हो रही। 1363 अरब रुपए की सब्सिडी है। सो यू वुड हैव टू टिंकर विद थिंग्स इफ you want to change these things. I think that room is there, but largely I think जो agreements हो रहे हैं we will stick to them. बहुत ज़्यादा room for maneuvering नहीं होगा। अगर होता तो आपके पास रिटेल पे आप टैक्स लगा लेते, आपने नहीं लगाया, ये बात की सवाबदीद है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आपने नहीं लगाया, आपके पास रूम था, आप लगा लेते। आपने अभी भी समझा कि एनएफसी पे फर्दर गुफ्तगू होगी, एनएफसी को उन्होंने नेशनल फाइनेंस पैक्ट का नाम देकर आपसे डिस्कस कर लिया। सो इट्स अ हैवी टैक्सेशन। अब आपने एक चीज़ का जिक्र नहीं किया जो मैं आईएमएफ को कहता हूँ हमेशा, मेरी तरह की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, मेरे मतलब दे आर जस्ट लाइक अस, कि यार आपने 465 अरब की सेल्स टैक्स लगाया है, ये भी तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये भी तो दूध की कीमत चाहे वो मिडिल इनकम या हाई इनकम वाला खरीद रहा हो वो बढ़ा देगा। सीमेंट प्रॉपर्टी पे एक्साइज ड्यूटी आए। सो देयर आर नंबर ऑफ एरियाज विच कैन, पर ओवरऑल लेट मी से कि जो पॉजिटिव बात है इस बजट की वो ये है कि अलाइनमेंट चूँकि फंड के साथ है, अगर प्रोग्राम हो जाता है तो मैक्रो स्टेबिलिटी आदिल जो अभी है वो थोड़ी सी सीमेंट हो जाएगी। अदरवाइज जो ये काम करने हैं, एक चीज़ कह दूं, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म पे, पेंशन पे, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज पे, प्राइवेटाइजेशन पे, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्सेशन पे, आदिल ये काम तो मैंने और आपने इस मुल्क में करने हैं ना यार। लेट्स गेट द प्रोग्राम गोइंग एंड देन कीप डूइंग ऑल दीज थिंग्स। अगर हम अब भी यही कहेंगे कि हमने एक कमेटी बनाई है जो गवर्नमेंट के वो 17 सब्जेक्ट जो प्रोविंसेस में जाने हैं, चलें, वी विल बिलीव द स्टेट फॉर अ व्हाइल ऑन दिस, बट लेट्स डू दोज थिंग्स। The time is to make this development bargain with the people जो stakeholders and move ahead. Retailer और wholesaler पे basic एक टैक्स लगना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको बाहर रखें। डॉक्टर खाकान नजीर साहब, उज़ैर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहते एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी बजट पेश करने के अगले ही रोज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने पुराने इत्तेहादी JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान को मनाने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे, जहां मौलाना ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया और मुलाकात के दौरान मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात सुने गए, उन्हें दूर करने की यकीन दहानी भी कराई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात जो हुई, सियासी मसाइल के बामी हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ भी पेश की गई। आपको याद दिलाते चलें कि मौलाना फजल रहमान इलेक्शन 2024 के नताइज के बाद से नून लीग से सख्त नाराज़ हैं और वो गाहे बगाहे जो है उसका इजहार भी करते रहते हैं। इलेक्शन के बाद मौलाना फजल रहमान अपनी हरीफ PTI के करीब तर नजर आए हमें, और PTI की एहतजाजी तहरीक में उनका साथ देने का इंदिया भी दे चुके हैं। मौलाना फजल रहमान के बकौल वो इलेक्शन में मुबैना धांधली के बाद वजूद में आने वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकते। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में क्या तय पाया, क्या वज़ीर-ए-आज़म मौलाना का गुस्सा ठंडा करने में कामयाब हुए, थोड़ा बहुत हुए? तमाम मामला करने के लिए हमें ज्वाइन किया है JUI फजल रहमान के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक तो जिस लिए मुलाकात हुई एक आइस ब्रेकिंग थी, क्या अच्छी जानिब चीजें गई हैं? मौलाना साहब मान जाएंगे? और क्या इस बात के भी इम्कानात हैं कि आप अपने साबिका इत्तेहादियों के दोबारा से इत्तेहादी बन सकते हैं? देखिए, ना मानने का तो हमने कभी नहीं कहा। बात मानने की सिर्फ इस सब का क्या है, जिस बात पे अड़ी हुई है कि आप इलेक्शन का ऑडिट करवा दीजिए। हुकूमत अगर जायज़ है तो हम उसको सलाखों पर रखेंगे, हुकूमत अगर जायज़ नहीं है तो फिर ना सिर्फ अवाम उसको रद्द कर देंगे बल्कि हम भी मजबूर हैं कि उसको रद्द कर दें। बाकी हमारी ना उनसे दुश्मनी है, ना कोई और ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। बात तो ऑडिट की इलेक्शन की। जी
अच्छा कामरान साहब, इसका मतलब ये कि आप चाहते हैं ऑडिट हो, तो पहले ही बताइए कि वजीर आजम साहब जो थे वो अपनी ख्वाहिश पर आए, वो मिलना चाहते थे, और क्या उन्होंने ऐसी कोई बात हुई कि मौलाना साहब आप नाराज हैं, मान जाएं, और क्या यही ऑडिट वाली बात जो है मुलाकात में भी ऑब्वियसली डिस्कस हुई होगी? नहीं, ऐसा है कि अपना शहबाज साहब का फोन आया था उनके चीन जाने से पहले। अच्छा। और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था और कहा था कि मैं चीन से वापस आके आपसे मिलना चाहता हूँ। दूसरा, मौलाना की तबीयत कुछ थोड़ी सी नासाज है, तो वो मिजाज खुशी थी। कोई समाजी जो है ना मामला था, कोई सियासी मामला नहीं था। वो भी जहाँ पे सियासी लोग बैठते हैं, सियासी बातें भी हो जाती हैं, मगर बुनियादी तौर पर यह मामला सियासी नहीं था, समाजी था, मिजाज खुशी का मामला था। कुछ बातें होती हैं, कमेटी की बात उनकी तरफ से तजवीज आई है, जिसको हमने हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया। ये मेरी इंफॉर्मेशन। हमारे मौलाना साहब ने कोई इसके ऊपर ऐसी बात नहीं की। दूसरी बात ये कि ऐसे ईद से पहले तब कुछ भी ऐसी बात नहीं, पार्टी के साथ, इवन पीटीआई के साथ भी आगे नहीं बढ़ सकती। उसकी रीजन है, बहुत सारे लोग हमारे जो है हज पे हैं, बहुत सारे लोग जो ईद की वजह से अपने इलाकों में गए थे। कहीं पे भी जो है ना, आपने देखा होगा कि मौलाना की फैमिली के लोग रिसीव किया है शहबाज साहब, तो कोई होगा, कोई कोई दोस्त अगर हुआ कोई ज्यादा फैमिली, मगर वैसे जो ना मुमकिन नहीं है इस वक्त। और इसको मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि समाजी मुलाकात की मैसेज। ठीक है, एक समाजी मुलाकात थी। अच्छा, पीटीआई का कामरान साहब आपने तस्करा किया, अब पीटीआई के साथ मामलात जो हैं, अब मौलाना साहब के अपने अल्फाज हैं, वो सीज फायर हो चुका है। अब महमूद खान अचकजई साहब जो हैं, उनका मौलाना साहब के साथ एक बड़ा देरीना ताल्लुक है। वो इमरान खान की बिहाफ पे गवर्नमेंट से मुलाकात करेंगे, तो इसमें क्या मौलाना साहब का भी कहीं ना कहीं, महमूद खान साहब अगर चाहें तो इमरान खान साहब और मौलाना साहब के दरमियान एक जो तलखी वाला माहौल रहा है दोनों जमातों के दरमियान, वो ख़त्म भी कर सकते हैं? देखिए, तलखी बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। हमने अपनी तरफ से पहले मौलाना साहब ने, इमरान खान साहब ने बाद में, और पहले मौलाना साहब ने सीज फायर किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, अब चूंकि वो कस्टडी में, तो हम अब बात नहीं करते, उनकी केसों के हवाले से बात करना बंद कर दें, उनके बाकी मामला के हवाले से बात करना बंद कर दें। दो केस के बाद नवाज साहब भी जो है ना, वो उनकी तरफ से भी फाइल खुला रहता था, गंडापुर की तरफ से भी फाइल खुला रहता था। कल बल्कि एक बड़ी अजीब सी बात हुई है, हम गए थे कमेटीज के मामले में जी, सेनेट की कमेटीज के मामले में, तो मुझे जो पता चला, चेयरमैन ने बताया, उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर ने कहा कि नहीं, यूआई के मामला आप जाने, आप बात अलग से डील करें, हमें अपोजिशन का जो है जो शेयर बनता है वो हमें अलग से दें। तो पता नहीं, मैं तो हैरान हूँ इसमें कि कैसे कैसे लोग हैं कि हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, और जो हमारा परसेंटेज रेशो बनता है उसके हवाले से नीतियाँ उनकी 6% सीट बनती हैं, तो उसमें भी जो ना उनके एतराज है, और जो कुछ था वो उन्होंने मुख्य का आपस में कर दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने भी और पीटीआई ने भी। तो एनी हमको इस बात से भी गिरा नहीं है, हमसे कुछ काम देना चाहता है, देना चाहता तो उसकी मर्जी है, तो हम उस पर इंटरेस्ट नहीं करते कि हमें देना इफ्लाह के नतीजे हैं, अफलाह के नतीजे नहीं, हमसे कोई काम करवाना चाहते तो ठीक है, हम कोई और काम करेंगे, हमारे क्वेश्चन हैं इसमें हम बढ़ा देंगे। तो बहरहाल कल पीटीआई का ये रवैया जो है, चेयरमैन साहब ने ये बताया उन्होंने कि ये इशू था, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ इसको तय न करते, आप जाने वो अलग जाने। ठीक, चले, सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह आपने सुना, JUI के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तजा साहब, उनके बकौल जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना साहब की मुलाकात हुई है, वो मौलाना साहब की इयादत के लिए आए थे। शहबाज शरीफ साहब उनसे पहले भी मिलना चाहते थे, फ़ोन किया उन्होंने, लेकिन JUI का जो मुतालबा है वो उसी तरह है कि हुकूमत को तभी तस्लीम किया जाएगा जब ऑडिट हो और उसमें पता चले कि क्या वाकई 2024 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो है वो जीत कर आई थी या नहीं। तो नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको गवर्नर पंजाब से जो हमारी खुसूसी गुफ्तगू हुई वो दिखाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब के वजीर खजाना मुश्तबा शुजा रहमान ने पंजाब का जो 5,446 अरब रुपए हुजम का बजट है, टैक्स फ्री सरप्लस बजट है, वो पेश कर दिया है। कुल आमदन का तखमीना 4,600 अरब रुपए 40 करोड़ लगाया गया है। इसके अलावा 842 अरब रुपए डेवलपमेंट अखराजात तजवीज़ किए गए हैं, जबकि सालाना डेवलपमेंट प्लान 77 नए मेगा प्रोजेक्ट उसमें शामिल होंगे। वजीर खजाना के बकौल मौजूदा रेवेन्यू का हदफ जो है 960 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। 960 अरब रेवेन्यू सूबा अपने जराए से इकट्ठे करेगा। कम अज कम उजरत जो है वो 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज़ है। वजीर खजाना ने मजीद बताया कि 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। बाज़ाब्ता सालाना टैक्स फ्री बजट माली साल 2024-25 हाजिर खिदमत है। मौजूदा आदादो शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह 11.8% रिकॉर्ड की गई है, जो पिछले 30 महीनों की रिकॉर्ड कम तरीन सतह है। निजाम हुकूमत की मजबूरी इस्लाह, शफाफियत, खसारे और हुकूमती अखराजात में बड़ी कमी, शरह सूद में 150 बेसिक पॉइंट्स की कमी, ज़राई इजनास की रिकॉर्ड पैदावार। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। स्पीकर के डाइस का घेराव करके नारेबाजी की गई। सहाफियों ने हद तक इज्जत कानून के खिलाफ एहतजाज करते हुए इजलास का बायकॉट किया और पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर बैठकर एहतजाज किया, जबकि हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए, अपने चैम्बर में बैठे रहे। पीपल्स पार्टी की नाराजगी सिर्फ बजट पर ही नहीं थी, हद तक इज्जत बिल के मामले पर भी पीपल्स पार्टी नून लीग से नाराज है। पीपल्स पार्टी के बकौल बजट और हद तक इज्जत बिल के मामले पर नून लीग ने पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की और ना ही इन मामलात पर एतमाद में लिया गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब का क्या कहना था, जरा सुनिए। आप इसमें किरदार अदा करेंगे तो उसका मतलब ये है कि फिलहाल आप इस बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। फिर देखे ना, जो जब किसी मामले में भी डेडलॉक पैदा हो जाता है तो फिर वो बात ठीक नहीं होती। बात चीज से जो है वो चीजें आगे बढ़ती हैं और मैं समझता हूँ कि टेबल पे बैठ के जो बात है वो ही ज्यादा बेहतर बात है। ऐसे में आप पंजाब हुकूमत को क्या एडवाइस करेंगे, क्या उनका इस वक्त किरदार होना चाहिए? देखें, पंजाब हुकूमत को मैं यही एडवाइस करूंगा कि एक इशू अगर बन गया है तो इसको दोबारा से देखा जाए। बैठें, आपके साथ बैठें, मुख्तलिफ न्यूट्रल लोगों को बैठाएं, बिल को सामने रखें, उस पर डिस्कशन करें। गवर्नर पंजाब ने हद तक इज्जत बिल पर नजरसानी के लिए वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से बात भी की, जिस पर इस मामले के हल के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। गवर्नर पंजाब के बैरून मुल्क जाने के बाद जो कि केयरटेकर गवर्नर थे मलिक अहमद खान कायम मकाम, उन्होंने इस बिल पर दस्तखत कर दिए, जो गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब कानून बन चुका है। हद तक इज्जत बिल के मामले पर पीपल्स पार्टी अब क्या इकदाम करेगी? गवर्नर पंजाब जो हैं वो इस मामले पर उन्होंने किरदार कैसे नहीं अदा किया जब वो बाहर थे? क्या उनसे पूछकर इस बिल पर दस्तखत किए गए? क्या हद तक इज्जत बिल पर नून लीग अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी? तमाम मामलात पर हमने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से खुसूसी इंटरव्यू किया, आप भी वो देखिए। हद तक इज्जत बिल वाला जो मामला था, आपने कहा उसकी कमेटी बनेगी, उसे रिव्यू होना चाहिए, फिर आप गैर मुल्की दौरे पे चले गए और वो बिल कानून बन गया, तो हुआ क्या था? हुआ ये था कि आपको भी पता है, जैसे मैंने कहा, वो बिल मेरे पास आया था, वो काफ़ी 10-12 दिन मेरे पास पड़ा रहा। उसमें मेरी तरफ से जो है वो गवर्नमेंट से रब्ता भी हुआ, स्पीकर साहब से भी और सीएम ऑफिस में भी और आपकी एक्शन कमेटी से भी जी। तो मैं ये समझता था कि 2-3 चेकों पे टोटल जो है वो डेडलॉक है, और वो डेडलॉक भी नहीं है, थोड़े उसमें राय है, एक्शन कमेटी की अपनी राय है, गवर्नमेंट की अपनी राय है, और अगर ये बैठ के करें तो मेरा ख्याल है मसला हल हो सकता है। जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में गालबन यही कहा था और मुझसे ये कहा भी गया कि इंशाल्लाह उस पर हम करते हैं। मैं ये हफ्ते को गालबन में गया हूँ, मेरा ये विजिट जो है 26 से प्लान था। अच्छा। तो मैंने उसको लेट किया, तो हफ्ते को मैं गया हूँ तो मुझे ये बताया गया था कि मंडे को एक्शन कमेटी की, हफ्ते को गया हूँ या इतवार को, मैं अब मिक्स कर रहा हूँ, सही नहीं, कि मंडे को जो है वो एक्शन कमेटी की और हुकूमती जो कमेटी है उसकी मीटिंग है,
और उसमें बैठ के जो है वो इसको डिसाइड करना है। अच्छा, तो वो जो मेरी बात थी, मैं तो उस पर फिर सेटिस्फाई हो गया कि ठीक है ये आपस में बैठेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि इसका वे आउट निकल आएगा। लेकिन फिर जो है वो मेरे बाद वो बिल पास हो गया। मैंने अपनी तरफ से जो है वो पूरी कोशिश की कि इसको बातचीत से हल किया जाए और कंसेंसस से हल किया जाए, और मेरी दोनों साइडें से जो मैंने बात की, मेरा ये तजर्बा था, क्योंकि मैं देहाती बैकग्राउंड का बंदा हूँ और मेरे एरिए में लोगों को पता है कि मैं ज़्यादा जिरगे और बिठा के चीज़ों को जो है वो बहुत बड़े बड़े 302 के केसेस जो हैं वो भी हम लोग जो है वो आपस में बैठ के उनको हल कर लेते हैं। तो मेरा ये तजर्बा था, जो बातें मैंने सुनी कि कोई इतना लंबा इशू नहीं था, इसने हल हो जाना था। लेकिन आज भी मेरी ये राय है कि ये मिस मैनेजमेंट हुई है और इसको जिस तरीके से करना चाहिए था नहीं हुआ, ये उस तरह से नहीं हुआ। और दूसरा, आपकी गैर मौजूदगी में बिल को इस तरह से मंजूर करा लेने तो ऐसा था कि बहुत जल्दबाजी में किया गया, आपका इंतजार किया जा सकता था। मेरा इंतजार किया जाता तो फिर यकीनन मैं उसे दोबारा फिर भेजता उनके पास वापस, और क्योंकि मेरी बातचीत चल रही थी दोनों साइडों पे, तो इस वजह से मैंने बिल को रोका हुआ था, उस पर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। पार्टी पॉलिसी भी हमारी यही थी कि इस बिल को जो है वो हमने कंसेंसस से अगर हल हो तो उस तरफ जाना है, और अगर उस तरह हल ना हो तो फिर हम किसी तरह भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल की फेवर में नहीं है। तो इस वजह से वो था, लेकिन बदकिस्मती से वो हल नहीं हो सका। मैं आज भी कहता हूँ कि कोई उसमें इतना इशू नहीं था और वो हल हो सकता था। दोनों साइडों से मैंने आपने आके कोई थोड़ा बहुत एहतजाज रिकॉर्ड किया कि यार ऐसा तो नहीं होता कि अगर मैं चला गया और आप पीछे से इस तरह से बिल मंजूर कर लें? जी, मैंने फ़ोन किया था, मेरी फ़ोन पे बात भी हुई, और अभी वापस जाके फिर मैं इसको मैंने कोशिश और करनी है इस पे। कामयाब हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और खुदा ना खास्ता नाकाम होगी तो फिर जो कुछ है ये तो है ही है। ठीक। अच्छा, आपने हमारे इंटरव्यू में ये कहा था कि इस पर आखिरी फैसला बिलावल साहब करेंगे, तो बिलावल साहब आपके चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो हैं, उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि यार आप चले गए और पीछे से उन्होंने बिल मंजूर कर लिया? देखें, बिलावल साहब के फैसले पे तो बात फिर आ नहीं ना। बिलावल साहब ने तो फैसला पहले कर दिया था कि या तो इसको बैठ के करें, नहीं तो जैसे मैंने आपको कहा कि पीपल्स पार्टी का इस पे वाज़ेह मौक़िफ़ है। असेंबली में भी पीपल्स पार्टी ने कोई बिल की सपोर्ट नहीं की, बल्कि वो चैम्बर में जाके बैठे रहे। उन्होंने असेंबली इजलास का बाईकाट किया। मेरे पास भी आया तो मैंने उस पर कोई उसको प्रोसेस नहीं किया, बल्कि मैंने कोशिश की कि राब्ते जो है वो दूसरी साइड से भी करके और बिठा के बातचीत की जाए और इस मसले को हल किया जाए। तो अब हमें ये तवक्को नहीं थी कि उस पर साइन जो है वो हो जाएंगे, क्यों हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि एक चीज़ जब इन प्रिंसिपली तकरीबन डिसाइड हो चुकी है कि हमने फिर बैठना है, तो फिर उसके बाद तो फिर बैठना बनता था। बैठने के बाद अगर खुदा ना खास्ता वो उस बैठक के बाद भी मसला हल ना होता तो फिर अगर कोई एक्शन लिया जाता तो वो फिर बात और थी। ठीक। तो लेकिन वो जो है वो सिटिंग नहीं हो सकी। किस वजह से नहीं हो सकी, अब ये तो फिर लाहौर जाएंगे देखेंगे। तो कायम मकाम गवर्नर साहब जो थे मलिक अहमद खान साहब, उनसे आपकी हुई बात जब आप वापस आए? नहीं, वापस मैं रात को आया हूँ 3 बजे। अच्छा। तो अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई है। कल मैं इंशाल्लाह लाहौर जाऊंगा और जाते ही इंशाल्लाह उनसे मेरी मीटिंग होगी, कंसल्टेशन आप बिल्कुल होगी। अच्छा गवर्नर साहब, पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा है भी और नहीं भी, काबीना में नहीं शामिल, लेकिन इधर कौमी असम्बली में भी इसी तरह है, सूबाई असम्बली में भी इसी तरह है। गिले शिकवे हैं कि जी देखें अब बजट पे भी हमें एतमाद में नहीं लिया गया। अब पंजाब असम्बली का जो बजट वगैरह है, क्या वहाँ मामलात पर कंसल्टेशन हो रही है आपकी पार्टी से? देखें, बात यह है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल गैर मशरूत सपोर्ट कर रही है और सिस्टम को सपोर्ट कर रही है, और ये जो मौजूदा एक बनी है गवर्नमेंट, इसको इस वजह से सपोर्ट कर रही है कि पीपल्स पार्टी के ख्याल में इस सिस्टम को चलना चाहिए और इसके अलावा मुल्क के लिए और ऑप्शन कोई बचता नहीं है। तो पीपल्स पार्टी इस वजह से मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट में इस वजह से शामिल नहीं हो रही कि कल ये ना हो कि वो कहें कि ये कोलिशन पार्टनर थे, इन्होंने हमें अपनी मर्जी से काम नहीं करने दिया। तो
पीपल्स पार्टी तो गैर मशरूत सपोर्ट कर रही है और मुल्क के लिए कर रही है, अपनी सियासत को ईमानदारी से कुर्बान कर रही है, लेकिन मुल्की मफाद में जो है वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही है। दूसरी बात आपने की अभी बजट के हवाले से, आज पीपल्स पार्टी का गिला शिकवा आया, कल आया, पंजाब में भी मैं भी जो वहाँ पे देख रहा हूँ, अभी ये देखें इस हद तक के इज्जत बिल के हवाले से भी पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई पंजाब असम्बली में। हमारे जो MPs थे उनको तब पता चला या अब ये बिल असम्बली में आ गया तो वो तो उन्होंने अक्लमंदी से काम लिया और वो चैम्बर में चले गए, वरना वो अनजाने में बैठे रहते तो आज हम भी उसमें जो है वो बराबर के शरीक हो जाते। तो जिस तरीके से एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए या जिस तरह हमारे जो मामलात हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, उस तरह सिस्टम जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी तक कोई वाज़ेह नहीं बना। एक कमेटी बनी थी पंजाब के लेवल पे, अच्छा, उस कमेटी की 2-3 मीटिंग्स भी हुई, लेकिन मुझे उसमें जिस तरीके से, जिस अच्छे तरीके से पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट के साथ चलना चाहती है और पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा जो है वो गैर जिम्मेदाराना मुतालबा भी नहीं है, बल्कि कोई मुतालबा है ही नहीं। तो इसके बावजूद अगर देखें कि पंजाब असम्बली में उस बिल के हवाले से, नेशनल असम्बली में बजट के हवाले से गिले शिकवे आपके सामने आ रहे हैं, पार्टी क़यादत के बिलावल साहब के आ रहे हैं, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में जो हमारे MNAs हैं उन्होंने जो गिले शिकवे किए, तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को इस पे सोचना चाहिए और उनके जो जिम्मेदारान हैं, जो मेरी तरह के जो है वो मुतदिल लोग हैं और जो चाहते हैं कि दोनों पार्टियां जो है मिल के चलें, तो उन्हें इसमें किरदार अदा करना चाहिए और इस सिस्टम को ठीक करना चाहिए। मुझे गवर्नर साहब एक बात बता, देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। हमें अपने खर्चे वगैरह भी काफ़ी कम करने, जो हमारे आइनी ओहदे हैं, एक अभी आपके पास सदर मुमलिकत हैं, चले वो तो समझ आती है, क्या गवर्नर का किरदार जो है वो इतना अहम है कि उसे कायम रहना चाहिए या गवर्नर के किरदार को बढ़ाना चाहिए? देखिए बात यह है कि ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जिस तरह ये आइनी तौर पे गवर्नर बैठता है जी, ये तो एक लंबे अरसे से ये सिस्टम इसी तरह चल रहा है और मेरे ख्याल में गवर्नर का जो है वो ओहदे के बगैर जो है वो सूबाई गवर्नमेंट जो है उस तरीके से नहीं चल सकती। और ये ज़रूर है कि गवर्नर को सिर्फ हाथ पांव बांध के उधर नहीं बिठाना चाहिए, कुछ ना कुछ उसके पल्ले भी होना चाहिए। एक तो बिल से जो कानून बनता है उसमें गवर्नर साहब का किरदार होता है, लेकिन अगर ऐसे किया जाए कि गवर्नर बाहर निकल जाए पीछे से कानून नहीं, उसमें देखे ना आपकी 2 राय हो सकती है ना जी। एक तो ये किरदार जो आपने किया कि 15 दिन पहले फिर 10 दिन 25 दिन बाद ऑटोमेटिकली वो कानून बन गया, एक राय। दूसरे बहुत सारे ऐसे बिल्स आते हैं जिनमें हम जो है वो लिख के भेजते हैं कि इसमें फलां 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 ये चीजें जो हैं इनको ठीक किया जाए और उनको दोबारा ठीक करके भेजा जाता है, वो तो एक अच्छा तरीका है। दूसरा ये है कि वो दूसरी साइड से आप कहेंगे कि पार्लिमानी गवर्नमेंट है और असम्बली ने उसे पास किया है, अक्सरियत की राय है कि ये ठीक है, तो फिर गवर्नर एक 1 मैन शो है, उसका क्या हक बनता है कि वो कहे जी कि आपका ये कानून जो है इसमें सुकम है। तो ये एक फिर डिबेट वाली बात है, इस पे फिर आइनी तौर पे जो आइनी महरीन है वो बैठ के उस पर डिस्कस कर सकते हैं और उसका कोई ऐसा तरीका निकाल सकते हैं कि जो हमारे इलेक्टेबल हैं, जो असम्बली में बैठे हुए हैं, उनकी ताकत पे भी फर्क ना आए और गवर्नर बेचारे की भी थोड़ी बहुत इज्जत रह जाए। इसके प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजिर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।